हेलो एवरीवन। आज दिनांक 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला है ऑनलाइन अपशिष्ट। देखिए कैसे है, ऑनलाइन अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसको ऑनलाइन निवारण कैसे कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, तो कौन है, जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। ये पहला है अपने तरीके का। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। जो पॉइजनस कचरा होता है, जो नुकसानदायक जैसे केमिकल है या कुछ और अन्य है जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसके निपटान के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसकी खास बातें क्या हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। अगर पूछा जाए कब शुरू किया गया तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। यह प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, ऑडिट, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। क्या क्या कार्य करेगा, ट्रैकिंग करेगा, ऑडिट करेगा, कचरे की जांच करेगा और उसका उचित उपयोग कैसे उपयोग करना है, उसको रीयूज़ करने लायक है या उसको डिस्पोज करने लायक है, इन सब के बारे में वो डिसाइड करेगा। यह प्लेटफॉर्म 6R के सिद्धांत पर कार्य करेगा। रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, सब में R है इसीलिए ये R है, 6 टर्म है इसीलिए 6 लिखा हुआ है। ये ध्यान दीजिए, जो 6R है वो टोटल ओवरऑल इसमें क्या है, 6 फैक्टर हैं। रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, रिजाइन, रिफर्बिश, रीमैन्युफैक्चर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं इसीलिए 6R और हर एक में R टर्म यूज हो रहा है पहले, इसीलिए ये टर्म यूज किया जाता है। का पालन करेगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान यह घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश पर्यावरण सुधार अधिनियम 2020 जल्द ही अधिनियमित किया जाएगा। फिर APEMC क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम APEMC, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम है जो इसको कार्य कर रहा है, की स्थापना औद्योगिक कचरे को संभालने के लिए की गई थी। यह निगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लेगा। APEMC आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम, ध्यान देने की बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें क्या है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टोटल कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। जया जेटली को टास्क फोर्स का अध्यक्ष नामित किया गया। अगर पूछा जाए किसे अध्यक्ष बनाया गया है जया जेटली टास्क फोर्स का, तो जया जेटली को ही, उन्हीं के नाम पर ये बनाया ही गया है। तो बेशक अध्यक्ष भी यही होंगी और याद करने में भी हमारे लिए आसानी रहेगी। जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों के सचिवों के प्रदेश सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अलग अलग विभाग के सचिव को शामिल किया गया। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इसके यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य और पोषण संबंधित अन्य मुद्दों पर भी कार्य करेगा। इन सब पर कार्य करेगा कि कितनी मृत्यु दर है, कितनी जन्म दर है और लिंग अनुपात क्या है। यह टीम महिलाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपायों का भी सुझाव करेगी, क्योंकि जो फीमेल वर्ग हैं उनके शिक्षा को, जो अभी भी जो ग्रामीण अंचल है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये उसको बेहतर करने के लिए भी सुझाव देगी और अपनी सिफारिशों के लिए नए कानून भी सुझाएगा ताकि नए कानून बनाए जा सकें। केंद्रीय बजट क्या था इसके बारे में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 की अपनी बजट प्रस्तुत दौरान टास्क फोर्स गठन की घोषणा की थी। ये अपने बजट में घोषणा की थी जिसको अभी कार्य रूप दे दिया गया है। किसने बजट दिया था, वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत को 168वां रैंक प्राप्त हुआ। आइए इसमें देखते हैं क्या है। येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। भारत ने 180 देशों में 168वीं रैंक हासिल की,
2018 में भारत 100 में से 27.6 स्कोर किया था और 177वीं रैंक हासिल की थी। थोड़ा सुधार हुआ है बट इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। अब इस समय भारत चीन विवाद बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है और ये किसकी वजह से? पेंगोंग झील है। अब इसके बारे में ये देखते हैं, भारत चीन विवाद में ये पेंगोंग झील का क्या कारण है, क्यों ये विवाद बना हुआ है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। और पेंगोंग झील जो है उसका क्या महत्व है तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत और चीन के बीच मौजूदा आमने सामने का संघर्ष पेंगोंग त्सो स्थल पर है। दोनों देशों ने मई के बाद इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात किया है। ये कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाए तो पेंगोंग त्सो स्थल पर स्थित है। मुख्य बिंदु की अगर बात किया जाए तो जो खास बातें इसकी, भारत ने हाल ही में चंडीगढ़ और गुवाहाटी में ट्विन कमांड मुख्यालय स्थापित किया है और 90,000 सैनिकों को तैनात किया। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चाइना अपना कब रवैया बदल लेगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये बहुत ही बेहतर है। यह सैन्यकर्मी प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं। ये पर्वत पर चढ़ने में सक्षम, चूँकि ऊंचाई पर है। सीमा में भारतीय सैनिकों की पहरादारी का मुद्दा शुरू हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमा विवाद अनसुलझा है और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है। ये जो विवाद होता है ये मुख्यतः इसीलिए होता है क्योंकि जो सीमा है वो एग्जैक्ट डिसाइड नहीं हुआ है। आपस में बैठकर अगर एग्जैक्ट बात हो जाए कहाँ की सीमा भारत की है और कहाँ से चाइना की है, तब ये सारी समस्या सॉल्व हो जाए। बट ऐसा नहीं है, सब अलग अभी वैसे स्थायी रूप से उसका कोई समाधान नहीं निकला है। इसी वजह से कुछ क्षेत्रों में चाइना अपना दावा करता है और कुछ क्षेत्रों में भारत अपना दावा करता है, जिसकी वजह से ये तनाव बनता है। अब मामला क्या है, मामला को समझते हैं। भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र ज़्यादातर भूमि से गुजरता है। ज़्यादातर क्या है, सिंपली ज़मीन है, कोई सागर या तालाब या झील नहीं है, बट कुछ है। हालांकि पेंगोंग त्सो झील अद्वितीय है, ये एक विशेष है जहां विवादित सीमा पानी से गुजरती है। यहाँ पानी से गुजर रहा है। झील का प्रमुख सामरिक महत्व नहीं, इसका कुछ खास तो महत्व नहीं है, बट यह झील चुशुल के रास्ते में पड़ती है और यह खारे पानी की झील है। तो आइए देखते हैं, आगे भी लिखा हुआ है। झील के इन फिंगर्स क्या है? बंजर पर्वत जिसे चांग चेनमो कहा जाता है, इसका आकार हथेलियों की भांति, जैसे कि हम अपनी हथेली को सिंपल कर दें उसकी भांति है, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है, इसलिए उनका नाम फिंगर्स पड़ा। भारत का दावा है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, LAC, इधर पाकिस्तान की तरफ है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और चाइना की तरफ जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिंगर 8 से शुरू होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? फिंगर 8 से। दूसरी ओर चीन का दावा है कि यह लाइन 2 से शुरू होता है। चीन अपना अलग दावा करता है, भारत अलग दावा करता है। भारत भौगोलिक रूप से फिगर 4 को नियंत्रित करता है। भारत जो है भौतिक रूप से उसमें फिगर 4 को ही नियंत्रित करता है, इसलिए भारत उसमें अपना दावा कहता है। झील के बारे में क्या है? झील के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पेंगोंग त्सो झील एक लंबी गहरी संकीर्ण झील है जो लद्दाख क्षेत्र में 4,350 मीटर की ऊंचाई पर है, बहुत अधिक ऊंचाई पर है। और यह कैसी है? खारे पानी इसमें है। यह झील 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। यह खारे पानी की झील, देखिए आगे बताया भी है, खारा पानी है और 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। यह सर्दियों में जम जाती और पोलो आइस स्केटिंग के लिए उचित है। आइस स्केटिंग आपने बर्फ में सरकते हुए देखा होगा, उसी को आइस स्केटिंग टर्म यूज किया जाता है। यह सिंधु नदी का बेसिन हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह सिंधु नदी का हिस्सा है। इसके अलावा यह रामसर साइट नहीं है, हालांकि रामसर कन्वेंशन के तहत इसकी पहचान करने की प्रक्रिया जारी है, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का स्पंदन अभियान, इसमें देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या भ्रातघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो स्पंदन अभियान है वो किसके लिए है? पुलिसकर्मियों के लिए है। और किससे रिलेटेड है? पुलिसकर्मियों के अंतर्गत आत्महत्या और भ्रातघात से रिलेटेड है। जिला मुख्यालय में मनोचिकित्सकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। इसके साथ साथ योग कक्षाओं की भी व्यवस्था
की जाएगी ताकि जो आत्महत्या है उसको कम किया जा सके। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आत्महत्या कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में, इसीलिए स्पंदन योजना को लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसमें देखते हैं क्या है। 8 जून 2009 से प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और इनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। जो महासागर है और महासागर से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे जो महासागर के रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं वो लगातार मर रहे हैं, तो इन सबसे जागरूकता पैदा करने के लिए। साथ ही महासागरों से जुड़े विशेष पहलुओं जैसे जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन, जल संसाधनों का बेहिसाब उपयोग आदि को भी जन समुदायों के बीच उजागर करना है। इन सब के बारे में लोगों को जानकारी देना है। मुख्य बिंदु की बात की जाए तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक सम्मेलन में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो विश्व महासागर दिवस है वो कब से प्रारंभ हुआ या उसका प्रस्ताव कहाँ दिया गया, कब दिया गया, तो वर्ष 1992 में दिया गया। कहाँ दिया गया? रियो डी जेनेरियो में दिया गया। सम्मेलन का नाम क्या था? पृथ्वी ग्रह सम्मेलन। और दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई। 1992 में प्रस्तावित किया गया था और 2008 में ये आधिकारिक घोषणा हो गई कि मनाया जाएगा। भारत में 8 जून 2009 से यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको अनुमोदित किया और 2009 में भारत में भी मनाया जाने लगा। विश्व महासागर दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य लक्ष्य केवल यही होता है कि जो लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को जानकारी दिया जा सके सागरों से रिलेटेड, जिसमें महासागरों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाए। आगे बता भी है जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ भोजन के लिए कच्ची सामग्रियों और दवाओं का निर्माण में समुद्रों की विशेष भूमिका है। भोजन के लिए कच्ची सामग्री, मत्स्य उत्पादन और वैसे भी बहुत सारे जो हमारे लिए आप यूँ कह सकते दवाओं के निर्माण के जड़ी बूटियाँ और विभिन्न प्रकार के पदार्थ समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उसमें प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। महासागरों में आने वाले अपशिष्ट पदार्थों जैसे मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रदूषण के कारण महासागर धीरे धीरे गंदे होते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र में रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। बिल्कुल, लगातार पॉल्यूशन होगा तो जो रहने वाली मछलियाँ और जो समुद्री जीव वो धीरे धीरे नष्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ समुद्री जीव अपशिष्ट पदार्थों को गलती से अपना भोजन समझकर उनका भक्षण कर लेते हैं। बिल्कुल, प्लास्टिक है तो मछलियाँ जैसे खा गई तो उनका डाइजेशन, प्लास्टिक का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि वो इनबायोडिग्रेडेबल होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मीन्स उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है और इसकी वजह से उनके हेल्थ को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उनमें होने वाली भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक बीमारियां हो सकती हैं जिससे कि वो मर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इससे जैव विविधता पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।